Minister Nirmala Sitharaman has spoken on the hike in fuel prices. Fruits, vegetables, food, inflation will go up. And The rising petrol and diesel prices, the opposition has started training its guns. ओके, फ्यूल प्राइसेस पर अभी तक आपने बहुत सारी हेडलाइंस, वीडियोस और नॉइज सुना होगा. दे माइट हैव मेड यू लाफ, क्राई और एंग्री, बट दे प्रॉब्ली डिडंट मेक यू अंडरस्टैंड. भाई ये फ्यूल पर कितना टैक्स कलेक्ट होता है और वो टैक्स कलेक्ट होके जाता कहां पर है? ऐसे तमाम सारे सवाल जो आपके मन में उठते हैं वो इस वीडियो के जरिए एड्रेस हो जाएंगे. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. टोटल जो फ्यूल प्राइस होता है वो कैसे कैसे डिवाइडेड है वो समझना जरूरी है. तो यहाँ पर 5 अलग अलग डिवीजन आपको मिलेंगे. पहला है बेस प्राइस, फिर फ्रेट यानी कि जो भाड़ा लगता है, फिर एक्साइज ड्यूटी, वैट और डीलर कमीशन. आओ इन पांचों चीजों को एक एक करके समझते हैं. सी बेस प्राइस जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कच्चा तेल लेकर आ रहे हो. भाई इंडिया में तो कच्चा तेल होता नहीं है, यानी क्रूड ऑयल, हम तो उसको रिफाइन करते हैं. तो बाहर से जहां से भी आप कच्चा तेल लाते हो उस पर डिपेंडेंट होता है आपका बेस प्राइस. अब वो बेस प्राइस कई ग्लोबल फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकता है. ग्लोबली कितनी डिमांड है फ्यूल की, कितनी सप्लाई है. सप्लाई डिमांड, जितनी सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड कम होगी तो बेस प्राइस कम रहेगा. सप्लाई कम हुई डिमांड ज़्यादा हुई तो बेस प्राइस बढ़ जाएगा. इसके अलावा हम जनरली डॉलर्स में खरीदते हैं चीज़ें, और डॉलर के कंपैरिजन में रुपए की जो वैल्यू उस दिन है उस पर भी ये डिपेंड करता है. तो ये हर दिन चेंज होता रहता है. उसके बाद जो बाकी दो चीज़ें, एक तो फ्रेट यानी भाड़ा और डीलर कमीशन, ये बहुत छोटे छोटे अमाउंट में होते हैं. मसलन अगर 16 तारीख का मैं आपको ये चार्ट दिखाऊं तो इसमें 5% के आसपास दिखते हैं. तो इनको आप ये समझ लीजिए कि नेग्लिजिबल है. अब बात करते हैं उनकी जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी और स्टेट गवर्नमेंट का वैट और बाकी भी कोई अगर टैक्स को लगाते हैं तो इनको जोड़ दें तो तकरीबन 60% पैसा जो आपकी जेब से निकलता है पेट्रोल या डीजल की कीमत के नाम पर, वो इधर ही जाता है. अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक्साइज कलेक्ट करती है उसमें 2018 का फाइनेंशियल एक्सप्रेस का अगर आप ये आर्टिकल पढ़ें तो लिखा है कि 42% उसका हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस स्टेट गवर्नमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. इस साल जो बजट आया उसमें बताते हैं कि ये नंबर 41% हो गया है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टोटल एक्साइज का कलेक्शन है उसका 41% वापस स्टेट्स को चला जाता है. और स्टेट्स का जो वैट है, जो 5वां हिस्सा है, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है. वैट के साथ कुछ स्टेट तो अलग अलग तरह के सेस और टैक्स भी लगाते हैं. आप ये लिस्ट देखिए, इसमें सारे स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं और इसमें लिखा हुआ है कि इस समय उनके यहाँ पर कितना टैक्स है, कितना वैट है और कौन से एक्स्ट्रा टैक्सेस भी वो लगा रहे हैं. तो ये कुल 5 कंपोनेंट हुए आपके पेट्रोल या डीजल की प्राइस को जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिनसे मिलकर आपका पूरा प्राइस बनता है, जितना पैसा आपकी जेब से निकलकर पेट्रोल वाले के पास जाता है. अब अगर आप सरकार की बात माने तो सरकार कहती है हम प्राइसेस नहीं डिसाइड करते फ्यूल के, वो तो ग्लोबल मार्केट में जो इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से जितना भी कम ज़्यादा होता है वो डेली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है. लेकिन अब आप यहाँ पर समझिए कि कैसे टैक्स के जरिए ये प्राइसेस पर इम्पैक्ट आता है. अब देखिए, लॉकडाउन लगे थे, पूरी दुनिया में जो फ्यूल की खपत थी वो एकदम कम हो गई, बट सप्लाई ज़्यादा थी, इसलिए उनके जो प्राइसेस थे वो बिल्कुल नीचे चले गए. अब आइडियली अगर इंटरनेशनल मार्केट में चेंजेस से आपको फ़र्क पड़ता तो वो जितने प्राइसेस नीचे गए उतना ही पेट्रोल आपको सस्ता मिलता, क्योंकि हमारा बेस प्राइस तो कम हो गया. लेकिन जितना वो नीचे गए उसका फ़ायदा सारा गया सरकार को, क्योंकि सरकार ने उसी रेशियो में अपना टैक्स बढ़ा दिया. आप मार्च अप्रैल की खबरें पढ़िए, आपको ये मिलेगा. लेकिन जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस वापस से ऊपर जाने लगे, लॉकडाउन हटे, डिमांड बढ़ी, फिर से वो ऊपर गए, उस समय सरकार ने अपने टैक्स को उतना कम नहीं करा और जितने प्राइसेस ऊपर बढ़े वो डायरेक्टली आपकी जेब पर इंपैक्ट करने लगे. और सरकार कहती है कि देखिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं इसलिए आपको इतना महंगा मिल रहा है. ये है टैक्स के जरिए होने वाला कंट्रोल, जो बहुत डायरेक्ट तो नहीं है, बट अगर आप ध्यान से एक पैटर्न को समझें तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं सरकार के जरिए कंट्रोल होता है. और अगर पूरे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो भारत के अंदर फ्यूल पर जितना टैक्स लिया जाता है वो ग्लोबली कई सारे देशों में सबसे ऊपर आता है. जैसा मैंने आपको बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज और स्टेट का वैट और जो बाकी टैक्सेस हैं वो कुल मिलाकर तकरीबन 60% उस चीज़ का हिस्सा है जो आप पेट्रोल पंप पर पैसे पे करते हो 1 लीटर पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए.
सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा हुआ ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए लॉकडाउन में पेट्रोल डीजल की जो यूसेज है वो कम हो गया था, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन 48% से बढ़ा था। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस को मिला दें तो 60% जो आप कॉस्ट पे करते हो वो यही दोनों टैक्सेस है। और ये दोनों टैक्सेस मिलाकर अगर अमाउंट में बात करें तो 5 लाख करोड़ से लेकर 6 लाख करोड़ के बीच में कलेक्शन होता है पिछले कुछ सालों में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपने टैक्सेस बढ़ाए हैं उसकी वजह से वो कहते हैं अगले साल 2 लाख करोड़ एक्स्ट्रा कलेक्शन करने की बात कह रहे हैं। और यही रीजन है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंदर नहीं लाया जाता। अभी जीएसटी में हायर लिमिट कितनी है, 18% के आसपास है। अब आप 18% पे अगर इसे कैप कर दोगे तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से टैक्स कलेक्शन को बढ़ा नहीं पाएंगी, खासकर जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो रहे हो। अब देखिए जब लॉकडाउन लगे थे तो स्टेट गवर्नमेंट्स में आप कितनी हेडलाइन पढ़ोगे जहां पर आपको पता चलेगा कि उनकी अर्निंग्स के जो सोर्सेस थे वो लगभग जीरो हो गए, ना कोई जमीन बिक रही है ना कोई नई गाड़ी बिक रही है। तो ऐसे में फ्यूल एक तरह से कहा जाता है कि कैश काउ है। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी बात सच है और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी। इसीलिए फ्यूल को जीएसटी के अंदर लाने की जब बात चलती है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें अफर्मेटिव तरह से आगे आने के लिए तैयार नहीं होती। अब अगर बात चली है चेंजेस की तो पिछले सिर्फ लॉकडाउन की बात क्यों करें। मैं अभी कुछ डेटा पढ़ रहा था और आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ। आप ध्यान से देखिए कि एक्साइज ड्यूटी का जो ओवरऑल कलेक्शन है या बाकी टैक्सेस का कलेक्शन है 2014 और अभी के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। इसके साथ साथ एक और चीज़ चेंज हुई है। 2014 से पहले बहुत सारे लोग जो पेट्रोल और डीजल प्राइसेस को लेकर मुखर तरह से सरकार का विरोध करते थे, कहते थे कि हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। अब उनमें से कुछ लोग कहने लगे हैं कि अरे क्या हो गया, आप देश की प्रगति में साथ दे रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ लोगों का ये भी आर्ग्यूमेंट है कि देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ सरकार पुश करना चाहती है लोगों को और इसीलिए ये डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस का बढ़ना एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। ये सारी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, मगर प्रैक्टिकलिटी की अगर ग्राउंड पर उतर कर देखें तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का अभी के समय पर जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए अगर आप गाड़ी चलाते होंगे तो आपके पर्स पर डायरेक्टली इम्पैक्ट आ रहा है। अगर आप नहीं भी चलाते हैं, नहीं है आपके पास व्हीकल, तब भी जो चीज़ें हैं, जो सामान है, जो ट्रकों में लद कर एक जगह से दूसरी जगह जाता है और वो सारा सामान होता है, चाहे आपका खाने का सामान हो या आप जो पहनते हैं, सारा कुछ। और ये जो फ्रेट चार्जेस, जो भाड़ा लगता है इन सब चीज़ों में, वो बढ़ने लगा है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं। प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जो गाड़ियां पेट्रोल से चलती हैं उनके भी प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये लंबे समय तक प्राइसेस बढ़े रहे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके बटुए पर असर ज़रूर पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ नज़र अगर सरकार करती है तो पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल में लोग इसे अडॉप्ट करेंगे, मगर तब तक लोगों के बटुए पर होने वाले डायरेक्ट असर पर बात तो होनी ज़रूरी है। अब देखिए जब 2014 से पहले बीजेपी ऑपोजिशन में थी तो उसके अपने लीडर्स कितने मुखर तरह से सड़क पर विरोध करते थे। अभी कांग्रेस जो ऑपोजिशन में है या जो बाकी ऑपोजिशन पार्टियां हैं वो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पर पी भी नहीं बोल रही हैं। और ये बड़ा जो चेंज है पिछले 6 सालों में हमें दिखाई दिया है। इस चेंज के जरिए काफ़ी हद तक अगर कहा जाए तो आम आदमी को सफ़र करने पर मजबूर होना पड़ा है और उसका जो सफ़र है वो महंगा हो गया है। You see what I did there? देखिए ये तो हुई बात पेट्रोल और डीजल की, मगर इसके साथ साथ एक और चीज के दाम बढ़ रहे हैं, वो है एलपीजी का सिलेंडर। अब देखिए इसके लिए मैं आपको 6 साल पीछे लिए चलता हूँ। 2014-15 में पूरे देश में 14 करोड़ कनेक्शन थे, अभी 28 करोड़ है। तो जो 14 करोड़ बढ़े बीच में, उसमें एक बड़ा योगदान है उज्ज्वला योजना का। 2016 में ये योजना शुरू हुई थी और देश में जो गरीब लोग हैं उन तक सिलेंडर पहुंचाने की ये स्कीम थी। 95% पूरे देश में अगर आप देखें तो उन घरों में सिलेंडर पहुंच चुका है। और ये जो खपत बढ़ी उसी की वजह से जो एलपीजी की पूरी डिमांड है इंडिया के लिए वो बढ़ गई। अब इसके साथ साथ दोस्तों जब लॉकडाउन शुरू हुए तो पूरी जो विश्व में क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए और जो एलपीजी बनती है वो 40% क्रूड ऑयल से बनती है और बाकी जो 60% एलपीजी का प्रोडक्शन होता है पूरी दुनिया में वो नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग के जरिए होता है। तो इनके दाम जब कम होने लगे तो एलपीजी के दाम भी कम हुए और इतने कम हो गए कि सरकार को सब्सिडी नहीं देनी पड़ी। सरकार ने कहा कि अब सब्सिडी देकर भी जितने दाम पर हम लेकर आते हैं उतना तो ऑलरेडी मार्केट प्राइस कम हो चुके हैं। लेकिन अब लॉकडाउन का असर कम हो रहा है, पूरी दुनिया में दाम बढ़ रहे हैं और अब एलपीजी के दाम भी उसी की वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट है उनका, जो देश में भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इस पर भी उसी तरह का रवैया है। 6 साल पहले अगर देखें तो बीजेपी की लीडर गले में सिलेंडर लेकर दौड़ते थे और खूब प्रोटेस्ट करते थे, मगर अभी ऑपोजिशन की तरफ से इस पर भी कोई ज्यादा हो हल्ला या हंगामा होता हुआ नहीं दिखता है। तो दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस, एलपीजी के प्राइसेस पर आपने जितना शोर शराबा सुना था, जितनी डिबेट देखी थी, उनसे हटकर मैंने सोचा कि आपको एक एक्सप्लेनर पहुंचाऊं ताकि आपको थोड़ा सा इसके पीछे का प्रोसेस समझ में आए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियोस बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेट्रियन या इंस्टामोजो के जरिए कर सकते हैं या नीचे ज्वाइन बटन प्रेस करके कर सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।